इस वीडियो में 10+2 से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं, जो जो चीज़ें इसमें होंगी, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। शुरू से लेके आखिरी तक देखना, हर एक चीज़ को समझना, बारीकी से कवर किया गया है, हर एक पॉइंट्स को जो आपके दिमाग में चल रहा है। अभी आपने 10+2 का रिजल्ट 19 का देखा ही था कि खुशी मना ही रहे थे, तब तक अचानक से एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकाल दिया कि इस तारीख से डेट स्टार्ट होने वाला है आपका। नॉर्थ रीजन ने अपना एडमिट कार्ड का जो नोटिस है वो रिलीज़ किया, अभी एसएससी की ऑफिशियल साइट पर आया है कि इस डेट से स्टार्ट होना है। तो क्या कुछ होने वाला है, कैसे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है, क्या क्या डाउट है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। एसएससी हमेशा शुरू से ही लोगों को वो करते आई है आपकी, और एसएससी में हर एक बार नई नई चीज़ें होती रहती हैं। ये जो डेट है इतनी जल्दी आ गया, तो आपको इसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा शौक लगा होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या क्या होगा, कैसे कैसे भरना है, सब कुछ कन्फ्यूज़न इस वीडियो के अंदर दूर होने वाला है। ये नोटिस है आपका 10 से लेकर 31 तक शेड्यूल किया गया है। 10 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, बहुत जल्दी ये डेट है आपका। और ये सिर्फ नॉर्थ रीजन का है। तो क्या सबका अलग अलग होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो एसएससी की जो रीजनल वेबसाइट होती है, जैसे कि एसएससी, अगर आप दिल्ली जोन से भरते हो या दिल्ली के आसपास के इलाके में हो, तो आपका नॉर्थ रीजन होता है। जो यूपी वाले हैं और बिहार वाले, उनका सेंट्रल रीजन होता है। यानी आपने जो टियर 1 में एडमिट कार्ड जिससे निकाला था वो आपका जोन होता है। तो हर एक एसएससी के अपने अपने जोन पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल मिलेगा, और वहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड मिलता है, जिसमें आपको मेंशन होगा कि किस डेट को आपका है, किस टाइमिंग में आपका है। उसमें पैनल भी रहता है, कई बार बोर्ड लिखा होता है, कई बार पैनल लिखा होता है। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ये जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहीं पर होते हैं। अगर दिल्ली में आपका है तो दिल्ली में जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर नॉर्थ रीजन का है आपका। सेंट्रल रीजन में हो, प्रयागराज में पड़ेगा आपका। और ऐसे करके वेस्टर्न रीजन का सबका अपना अलग अलग पड़ता है आपका, हेडक्वार्टर्स में ही होते हैं। जहाँ आप पेपर देते हो एग्ज़ाम, जो टीसीएस का सेंटर होता है, उससे इसका लेना देना नहीं होता है। ज़्यादातर भीड़ नॉर्थ रीजन की ही होती है। तो ज़्यादातर लंबा जो चलता है, सबसे लंबा जो चलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लगभग 1 महीने तक के चलता है। आप देख रहे हो कि 10 से लेकर 31 तक चल रहा है, तो 20 दिन के आसपास है। तो ये सबसे लंबा इन्हीं का चलता है। बाकी रीजन में 1-2 दिन में कई जगह हो जाता है, कहीं पर 10 दिन भी चलता है आपका। जो लोग दूर से होंगे या कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पहले से ही रिजर्वेशन वगैरह करके रखना। कई बार ये भी देखा गया कि लोगों का लेट हो जाने की वजह से छूट जाता है डीवी, लेकिन डीवी में दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि छूट जाता है तो भी आप अगले दूसरे शिफ्ट में जाकर करवा सकते हो। पेपर की तरह इसमें नहीं होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके बारे में फटाफट देख लीजिए। 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आपका आता है तो ठीक है, एक में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइंड ही लेके जाना है। 12th में भी यही सीन है। ग्रेजुएशन को लेकर डाउट है आपका। ग्रेजुएशन आपने अगर फॉर्म भरते वक्त लिखा हुआ है फॉर्म में 10+2 के कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपकी मार्कशीट लगेगी हर साल की। अगर कंबाइंड आती है आपकी, जैसे आपका कंसोलिडेटेड आता है, तो आपको एक ही लगेगी। डिग्री सर्टिफिकेट लगेगी आपकी। अच्छा, कट ऑफ डेट जो देखी जाती है पासिंग की, वो 12वीं की देखी जाएगी, बिकॉज इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपकी है वो 12वीं की है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो वो इक्विवेलेंट होता है 12th के, आपको 12वीं की जगह पे वो दिखाना होगा, राइट। तो डिग्री सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा अगर आप फॉर्म भरते वक्त लगा दी हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आपका 12th से काम चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना आपको। और इसका मैटर मैं आपको भी बताता हूँ। आप ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल स्टेट आपको पता है, नहीं पता है मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। पीडब्ल्यूडी जो लोग इसके लिए हो वो ज़रूरी है, बिकॉज आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो छूट मिलती है आपको। एनओसी जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होते हो और एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करते हो, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही चाहिए। बाकी अदर जो दूसरी जगह पर जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, डीवी के टाइम पर प्रोड्यूस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज जब आपकी डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जब आप ज्वाइन करोगे डिपार्टमेंट, उस समय लगेगा आपका, राइट। तो इसको लेके बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफ लगेंगे, कोशिश करिएगा वही लगाइए जो आपके एडमिट कार्ड में लगा हुआ है। कई बार फोटो मिसमैच का ही रहता है आपका। कोशिश करिएगा कि लेटेस्ट भी ले लें आप। आईडी प्रूफ जिसमें एड्रेस लिखा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही एड्रेस हो जो एडमिट कार्ड में होता है। अगर एड्रेस कहीं और का भी है, एडमिट कार्ड में कहीं और है, तो उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, ये क्या होता है अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ आगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया आपको अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आप अपने रीजनल वेबसाइट चेक करते रहिए, और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म क्या होता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये CHSL 18 का है।
और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर कुछ पोस्टें होती हैं जो आपके वैकेंसी चार्ट में लिखी होती हैं, वही पोस्टें, उनकी वैकेंसी डिटेल नहीं होती है, उनके नाम लिखे होते हैं और हर एक पोस्ट का एक कोड लिखा होता है, जैसे आप ये देख पा रहे होगे इसमें, राइट। और आपको ये नीचे जो बॉक्स दिख रहा होगा नीचे, इनमें प्रेफरेंस भरने होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सपोज करिए आपको MEA चाहिए LDC की, तो आपने फर्स्ट वाले बॉक्स में जो MEA का LDC का जो कोड है वो भर दिया। सेकंड नंबर पे आपको CGDA में LDC चाहिए तो आपने वो भर दिया। तीसरे नंबर पे आपको PA चाहिए, आपने उसका कोड भर दिया। ऐसे करके ये बॉक्स भरने होते हैं। सवाल ये उठता है कि यार ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है ये मिलेगा कहाँ से? तो CHSL का जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसी के साथ ये आपको दिया जाता है। एडमिट कार्ड 4 दिन 5 दिन पहले आ जाता है आपको। कई वेबसाइटें क्या होती हैं कि आपको, कई साइटें क्या कुछ रीजनल वेबसाइटें जो हैं आपकी पहले से ही डाल देती हैं आपको। सबका फॉर्मेट लगभग एक जैसा होता है आपका। और सबसे मेन जो चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये सीक्वेंस ही भरना आपका, राइट। इससे रिलेटेड भी डाउट है आपके, पूरा आगे वीडियो में कवर है। CHSL 19 का आप 18 का आप 19 में नहीं यूज़ कर सकते। रीज़न इसका ये है, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कई पोस्ट इसमें से 18 वाली 19 में नहीं है, तो इसलिए ये वाला फॉर्म आप 18 वाला 19 में नहीं यूज़ कर सकते। 19 के लिए नया जारी किया जाएगा। कौन कौन सी पोस्टें हैं, ये वैकेंसी चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हो SSC की साइट से। सिंपल गूगल पे टाइप कर दोगे SSC CHSL 2019 वैकेंसी, तो ये वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी। इन्हीं में से कोई एक पोस्ट अगर आपके मार्क्स के हिसाब से मिल पाएगा तो आपको एलोकेट किया जाएगा। वैकेंसी जो चार्ट है आपका, इसमें जो सीटें हैं, चांसेस बहुत रेयर रहते हैं कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो। देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि SSC अपने जो वैकेंसी चार्ट है उसी को लेके बढ़ रही है। कम थोड़े बहुत होते हैं, बढ़ भी थोड़े बहुत जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसको भरना कैसे है। तो मैंने जो बताया है कि जो बॉक्स आपके इसमें है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में, जो पोस्ट आपको पहले चाहिए वो पहले नंबर पर रखिए, दूसरे नंबर पे जो चाहिए वो रखिए, तीसरे पे जो चाहिए वो रखिए, सीक्वेंस पर। क्योंकि अगर आपकी प्रेफरेंस जो है आप डिसाइड कर ले, तो जैसे सपोज करिए किसी को होम पोस्टिंग ही चाहिए, तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे अगर वो दिल्ली के आसपास का है तो वो रख सकता है, जिनमें दिल्ली मिलने के चांसेस है। कई लोग हैं जो दूसरे स्टेट के हैं, उनको लगता है कि यार इस पोस्ट से मेरे को ये मिल सकता है। कई लोग हैं जिनको सैलरी प्रेफरेंस है, तो पहले 2400 लिख सकते हैं, दूसरे पे दूसरी 2400 रख सकते हैं, फिर बाकी जिसमें अलाउंसेस थोड़े बहुत हैं वो रख सकते हैं। कई लोग हैं जो फास्ट प्रमोशन देखना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। तो सबकी अपनी प्रेफरेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको 1 2 3 करके भरना होता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में। पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त 2 बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़ कि कौन सी पोस्ट कहाँ पर है। ये वैकेंसी चार्ट जो आप देख रहे हो, इसमें जो पोस्टें लिखी हुई हैं, आपको ये जरूर कन्फ्यूज़न होगा कि यार इसमें सभी में मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, तो मिनिस्ट्री तो सबकी दिल्ली में ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई मिनिस्ट्री ऐसी हैं जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और उनकी LDC की पोस्ट है ऑल इंडिया लेवल पे होती है। तो कौन सी पोस्ट कहाँ पर है, ये पहले से DV से पहले आपको ये पता होना जरूरी है। आपने सिर्फ दिल्ली सोच के भर दिया, क्या पता उसकी वैकेंसी दिल्ली में नहीं होकर के कहीं और है, तो ये दिक्कत पैदा कर सकती है। उसके अलावा उसमें एलोकेशन कैसे होता है, जैसे आपको जब वो मिनिस्ट्री मिलती है, जब कोई मान लीजिए आपको CGDA मिलता है, या मान लीजिए आपको मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिलता है, तो अब मान लीजिए 20 लोगों को मिला और ऑल इंडिया में हर जगह पर सीटें हैं, तो किसको कहाँ भेजेंगे? क्या वो रैंक के बेसिस पर भेजेंगे या आपको रैंडम कहीं किसी को भेज देंगे? ये भी पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर रैंक के बेसिस पर होता है आपका, तो आपके चांसेस, अगर रैंक अच्छी है तो होम पोस्टिंग के रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप राजस्थान से हो और आपने कोई पोस्ट ऑप्ट कर ली LDC की, और उसमें राजस्थान या आसपास नॉर्थ में कोई सीट ही नहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, वहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आप सेंटर पर पहुँचते हो, आपको सेंटर के बाहर, और नॉर्मल हर जगह पर ऐसा ही है, बाहर बैठाया जाता है। उसके बाद आपको बारी बारी से एक करके अंदर बुलाया जाएगा पैनल के अंदर। टाइम जो आपका टाइम शेड्यूल रहेगा उस टाइम पर आप पहुँचोगे। आपको वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है सेंटर पर। जब आप पहुँचोगे तो जहाँ पर आपका DV चल रहा होगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें कुछ डिटेल्स भरनी होती है आपको, राइट, जिसमें SSC की कमीशन कॉपी भी होती है, जो आप ये Tier 1 Tier 2 में भरते हो। आपका सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाया उसमें सबकी फोटो कॉपी 2 3 सेट का, 3 सेट तो बना लीजिएगा। वहाँ एक ऑर्डर लगा रहता है कि आप इस ऑर्डर में लगा लीजिए, उसको उसी ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिएगा, 10th 12th वैसे करके, राइट। जो डॉक्यूमेंट चेक करने वाले होते हैं, वहाँ 2 लोग बैठे होते हैं। एक तो आपका SSC का ऑफिशियल होगा, एक बंदा कंप्यूटर बैठा होता है। ज़्यादातर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले होते हैं। तो डॉक्यूमेंट चेक करने वाला आपका सारा जितना भी है आपका, वो सब फोटो कॉपी आपका मैच कराएगा ओरिजिनल से कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, राइट। जब वो डॉक्यूमेंट आपके चेक कर लेगा तो बगल वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के पास आपको बोलेगा, वहीं बगल में बैठा रहता है, कि आप अपने पोस्ट जो आप भर के ले जाते हो वो बोलिए। जैसे मान लो आपने L41 पहले भरा है, तो L41, फिर L21, L30, आप कोड वाइज बोलते हो
एक स्क्रीन आपके दो कंप्यूटर जो होते हैं दो लगे होते हैं, एक आपकी तरफ लगा रहेगा, एक उनकी तरफ लगा रहता है, और आप वो जो भी एंट्री करेगा वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे, राइट। यहीं पर आपका बायोमेट्रिक भी हो जाता है, लॉगिन हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग साइन को लेकर टेंशन में रहते हैं कि सर मेरा साइन पता नहीं कैसा हो गया, तो टेंशन वाली बात नहीं है आपकी, राइट। और जब आप भरते हो पोस्ट कोड अपना जो सीरियल वाइज, तो वो बोलेंगे आपसे कि आप एक बार दोबारा से मैच कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी सीक्वेंस है। उसके बाद उसी सीक्वेंस का जो आपने भरा हुआ है और जो आपकी डिटेल वहाँ फीड हुई है, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आपको दिया जाता है साइन करके एसएससी की तरफ से कि सब कुछ आपका क्लियर है। किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत रहती है, जैसे ज़्यादातर कास्ट में दिक्कत है आपका, तो वो प्रोविजनल लिख देते हैं, स्टेटस में पी लिख देते हैं, घबराने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती उसमें। आपको बता दूं, अगर कोई अपडेशन कराना है आपको नाम में, आपके मार्कशीट के रोल नंबर में या फिर परसेंटेज में, तो वहाँ पर आप जब कंप्यूटर पर बैठोगे वो दोबारा से आपका सब कुछ चेंज कर देते हो। जैसे फॉर्म भरते हो आप, वैसे पूरा कुछ एडिट होने का उनके पास कंट्रोल होता है, पूरा कुछ एडिट हो जाता है। कुछ चीज़ें एडिट नहीं होती हैं, डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं होता आपका, कैटेगरी चेंज नहीं होती है, तो ये चीज़ें हैं आपको पता है, वो चेंज नहीं होगा। अब आते हैं कुछ सवाल आपके जो मन में होगा कि पता कैसे, सबसे मेन सवाल यही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी पोस्ट कहाँ है और किसका एलोकेशन कैसे होता है, राइट। तो देखो, इसके लिए आपको जितनी भी पोस्टें आपकी वैकेंसी चार्ट में है, हर एक के लिए आपको आरटीआई लगाना पड़ता है। जैसे आपको एलडीसी है तो सीजीडीए में आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर लगा के पता करना पड़ेगा। पीए है तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है आपका, उनका पीए का पता करना पड़ेगा। तो हर एक का लगाना पड़ता है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने आरटीआई लगाया है तो हर एक का मालूम ही चल जाए। कुछ एलडीसी का कई मिनिस्ट्री नहीं बताती हैं आपकी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का आपको नहीं मालूम चल पाएगा, कुछ मिनिस्ट्री हैं ऐसी, राइट। मैक्सिमम का पता चल जाता है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दूँ आपको कि जैसे ये आप देख पा रहे होगे PASA पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती है। किसकी वैकेंसी कहाँ है ये बहुत लोगों के पास होगी, स्टेट वाइज है, इससे आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। उसी तरह से आप ये देख पा रहे होगे कि ये CGDA का आपका है, CGDA में LDC की पोस्ट कहाँ कहाँ पर है, उसकी वैकेंसी चार्ट आपके सामने है। बाकी और की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डीवी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम भी जॉब में बिजी हैं अपने, तो पूरी कोशिश करूँगा कि आरटीआई सबकी लगा रखी है पहले से ही, जवाब थोड़ा टाइम लेता है उनको आने में, तो आता है, मैं आपको शेयर करूँगा। चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करके रखना आप, राइट। चलिए अब आते हैं गाइडेंस। देखो यार, गाइडेंस के रिगार्डिंग मैसेज आ रहा है। देखो, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे होगे, 10+2 18 वाला CGL 18 CGL 19 में लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड सलाह ली थी आप। सबके अपने अपने डाउट रहते हैं। अगर आपने पहले डीवी कराया है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, उसके रिगार्डिंग लोगों ने ली थी। कई लोगों के मैसेज अभी आए हुए हैं, कुछ दिक्कतें हैं, मैंने बताया था टाइमिंग को लेकर के बड़ा इशू रहता है मेरे साथ, तो अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सर। टाइम मिलता है 1-2 दिन के अंदर, आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, राइट। टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सजेशन हो पाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा तो मैसेज कर देना। बाकी आपने सबने मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा डीवी, कंटिन्यू करिए। कुछ छोटा मोटा दिक्कत है तो मैसेज कर दीजिएगा। आते हैं अगले सवाल पर यार, कि अगर किसी मिनिस्ट्री, किसी पोस्ट के आगे मिनिस्ट्री लिखा हुआ है तो क्या वो दिल्ली में ही है। मैंने आपको पहले ही बताया, वैकेंसी चार्ट में आपको हर एक एलडीसी के आगे मिनिस्ट्री लिखा रहेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मिनिस्ट्री लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली में ही है। मिनिस्ट्री लिखा रहता है जब आप सर्च करते हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ, आपने डिफेंस सर्च कर लिया आप, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सर्च कर, टूरिज्म सर्च कर लिया आपने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्च कर लिया, सबकी हेड ऑफिस दिल्ली मिलेंगे, लेकिन इनकी रीजनल ऑफिसेस भी होते हैं। और मैक्सिमम जो एलडीसी है ना आपकी, वो ज़्यादातर दूसरे स्टेट में ज़्यादा ही पोस्टिंग दे रहे हैं। रीज़न है कि काफ़ी वैकेंसी खाली है अदर स्टेट में। नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में वैकेंसी नहीं है। दिल्ली में जैसे आप MEA का देखोगे, एलडीसी वाला, उसको दिल्ली में ही रखते हैं आपका। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आपको ये पहले से कन्फ्यूजन क्लियर करके रखना पड़ेगा, कहीं ये उसमें दिक्कत में ना फंस जाओ आप। कुछ एलडीसी में रैंक के बेसिस पर है, ध्यान से सुन लो, और कुछ एलडीसी के अंदर उसमें रैंडम होता है। किस में क्या है मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने के लिए, पॉसिबल हो पाता है तो। अगला है यार कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, कि मेरा कास्ट में दिक्कत है, कहीं प्रोविजनल तो नहीं कर देंगे, नौकरी से बाहर तो नहीं हो जाएंगे आगे जा करके। सबसे पहले देखो, प्रोविजनल का दिक्कत केवल ओबीसी और EWS को आ रहा है। SC ST आपको, अगर आपके पास स्टेट का है उसी को लेके आगे बढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल का बनवा सकते हो, एक दिन में बन जाएगा, कोई घबराने वाली बात उसमें नहीं रहती है। OBC EWS, अब आप चाहो कि अगर आप क्रूशियल डेट का नहीं भी आपका है तो आप बनवाना चाहो, टाइम बहुत कम है, तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके कास्ट सर्टिफिकेट के, जब जब साल के बने हुए हैं, 14 का, 15 का, 16 का, 18 का, जो भी है, आप सभी लेके जाइएगा, राइट। और उनको बता, घबराने की जरूरत, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल थोड़े से रूड होते हैं, अगर आप नॉर्थ रीजन में जाओगे थोड़े से वो खड़ूस टाइप के रहेंगे आपको, लेकिन अल्टीमेट आपको समझ में आएगा उनका इंटेंशन बहुत सही रहता है। उनको बता देंगे कि सर हमारे पास ये है, किससे हमें प्रोविजनल ना मिले,
वो बता देंगे कि आप ये लगा दो, इससे प्रोविजनल नहीं, क्लियर दे देंगे हम स्टेटस, तो आप दिखा दें। अगर वो कहते हैं कि नहीं यार सारे जितने भी इन सबसे प्रोविजनल मिल रहे हैं, आप ले लीजिएगा प्रोविजनल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है फिर कराने का। बाकी आपका जब डीवी हो जाएगा फिर आप सोचते रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप प्रोविजनल मिल गया तो आपको मेरिट में नाम नहीं आएगा। मेरिट में बिल्कुल नाम आएगा, डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे डिपार्टमेंट ही इशू करें, दिक्कत करें, कुछ ही डिपार्टमेंट ऐसा दिक्कत कर रहे हैं। जिनके नंबर बहुत हाई है, जिनको लग रहा है कि टॉप 100 रैंक में हो, 150 200 में हो, या फिर जिनको बहुत डर लग रहा है कि क्या पता प्रोविजनल से नौकरी तो नहीं चली जाएगी, राइट, तो आप जा सकते हो कैटेगरी चेंज करके यूआर में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि अगर आप यूआर में शिफ्ट हो रहे हो तो हर कट ऑफ टीयर 1 टीयर 2 आपकी यूआर से क्लियर होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि टीयर 1 ओबीसी से क्लियर की हो, टीयर 2 आपने यूआर से क्लियर किया हुआ, ऐसा नहीं होता। अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हो तो फिर छोड़ रहे हो तो फिर आपको सारा क्लियर करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, मान लो किसी में एज का सॉरी किसी में फादर का नाम है, किसी में कुछ है, मदर का स्पेलिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर बोल देना कि सर मेरे नाम में ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। एफिडेविट लोग बनवा लेते हैं, बनवा लीजिएगा आप एफिडेविट के रिगार्डिंग कल एक वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगता नहीं है आपका कहीं पर भी, और सब चीज़ें चली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंटिन्यू हो जाता है। वो अपडेट कर देंगे, थोड़ा बहुत आपको कह सकते हैं, वो सुन लीजिएगा, उतना कोई बड़ा इशू नहीं रहता है, आपका अपडेशन हो जाता है। एज रिलैक्सेशन कई लोग क्लेम नहीं करते, मान लो आप एससी में आपको छूट मिलती है 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की है, फॉर्म भरते वक्त आपने वो क्लिक नहीं किया हुआ है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ डीवी में आप बोल दीजिएगा सर मुझे एज रिलैक्सेशन लेना है, टिक करोगे तो हो जाएगा आपका। अगला सवाल ये कि सर मेरे नंबर बहुत कम है, या मेरे को लग रहा है कि पोस्ट नहीं मिलेगी, क्यों जाऊँ मैं, क्या मुझे जाना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि किसी को नहीं पता कि लास्ट कट ऑफ कहाँ तक किसको पोस्ट मिल जाएगी। सब एक प्रेडिक्शन लगाते हैं, सब एक अंदाज़ा लगाते हैं। फिर भी मान लेते हैं आपको लग रहा है कि यार कट ऑफ जो प्रेडिक्शन किया जाए उससे भी बहुत कम है, फिर भी आपको जाना चाहिए। रीज़न होता है कि आप एसएससी का एग्ज़ाम छोड़ नहीं दोगे जब तक आपको एक पोस्ट अच्छी नहीं मिल जाती है, राइट। दूसरी बात, आपके डॉक्यूमेंट्स में कहाँ गलती है ये आपको जब डीवी कराओगे तो पता चल जाएगा। अगर मान लो आप सीजीएल निकाल लेते हो अगला वाला, अब मालूम चलता है कि डीवी में यहाँ दिक्कत है, राइट, तो आप लास्ट स्टेज पे मान लो कितना दिक्कत होगी आपको। कई लोग ये कहते हैं कि सर मैं पहले करवा रखा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट सारे ओके है, फिर भी जाना चाहिए क्या? देखो यार, आप मान लो एक बार आपने कराया है पहले का, क्या पता उस पैनल ने वो गलती ना पकड़ पाई हो। ऐसे केसेस आए हैं, मैंने बहुत सारे हैंडल किए हैं। सीजीएल 10+2 वाले में मैसेज ऐसे आए कि सर मेरा पहले वाले में तो क्लियर था, जब दूसरे बारे में कराया गया तो मालूम चला कि मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में मेरी कैटेगरी सब कैटेगरी नहीं लिखी हुई है। कई के तो ये मैसेज आए कि सर उन्होंने पूछा कि मदर का नेम का कोई प्रूफ दो, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं जिनमें मदर का नाम लिखा हुआ है। तो यार ऐसी नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, हर बार जाओगे नया एक्सपीरियंस मिलता है। मेरी राय रहेगी कि आप चले जाइएगा, दे दीजिएगा डीवी। कोई नई गलती पकड़ में आएगी तो आपका डॉक्यूमेंट्स आप फिर टाइम रहते हुए करेक्ट कर लोगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मैसेज करिए यूट्यूब कमेंट में, टेलीग्राम नीचे पिन किया हुआ है कमेंट, उसमें आप उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, फ्री होते ही ज़रूर रिप्लाई करूँगा।